हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि अभी हमारे जो नेक्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम होंगे नेक्स्ट ईयर, उसमें भी 10 मंथ है। तो इसके लिए अभी हम क्या करेंगे कि हर एक लेसन को थॉरली समझेंगे, थॉरली पढ़ेंगे, उसको रटेंगे नहीं। समझने से क्या होता है ना कि हम अ, जो चीज़ हम समझ लेते हैं वो हमारे दिमाग में लॉन्ग टाइम तक रहती है, इनफैक्ट हमेशा के लिए रह जाती है। जो चीज़ें हम रटते हैं वो आज हम रटेंगे, कल भूल जाएंगे। मे बी हम एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बट अगर हम नेक्स्ट क्लास में जब हम जाएंगे तब हम ये सब कुछ भूल चुके होंगे। इसीलिए अभी हमारे पास पूरा टाइम है। एट ऑलमोस्ट 10 मंथ है हमारे पास। तो 10 मंथ में हम क्या करेंगे कि हम हर एक लेसन को थॉरोली समझेंगे, ना कि रटेंगे। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम टिप्स थे जो मैंने दिए, और मैं अपने वीडियोस में नेक्स्ट और भी सारी वीडियोस में एग्जाम टिप्स देती रहूंगी। फिलहाल के लिए हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं, उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है, उनका प्लानिंग कैसे होता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सो resources, everything in our environment which can be used to satisfy our needs and is technologically accessible, economically feasible, and culturally acceptable is termed as resource. So, resource क्या होती है? हर वो चीज़ जो हमारे environment में हमारे चारों तरफ उपस्थित है, प्रेजेंट है, जो कि हम अपने यूज में लेते हैं। और वो कैसे हो सकते हैं? टेक्नोलॉजिकली यूज में भी हम ले सकते हैं, इकोनॉमिकली भी एंड कल्चरली भी। ठीक है। ह्यूमन बींग्स themselves आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज। और ये जो रिसोर्सेज होती है ना, इसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, वो इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज का इसेंशियल कंपोनेंट है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो क्या करते हैं कि जो मटेरियल अवेलेबल होता है हमारे एनवायरनमेंट में, उनको रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं बाय डूइंग सम experiments, by doing some इन्वेंशन। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि जो हमारे इन्वायरमेंट में मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, अवेलेबल हैं, उनको रिसोर्सेज में कन्वर्ट करते हैं एंड हम लोग उसे यूज कर पाते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बेसिस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देम हम लोगों ने रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे हमारे रिसोर्सेज कैसा है? बायोटिक एंड एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, renewable and non-renewable. On the basis of ownership, individual, community, national and international. On the basis of the status of development, potential, developed stock एंड रिजर्व्स। ये सारे जो क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज के, इसके बारे में हम आगे डिटेल में समझते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है जो कि दिखा रहा है हमें रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो होते हैं फर्दर दो चीजों में डिवाइड हुई है, एक है नेचुरल एंड एक है ह्यूमन। नेचुरल में हमारा रिसोर्सेज कौन कौन से आते हैं? रिन्यूएबल आता है, नॉन रिन्यूएबल आता है। रिन्यूएबल फर्दर डिवाइड हो जाता है कंटिन्यूअस और फ्लो ऑन लाइक विंड एंड वाटर। तो ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, बार 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 बार
हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहते हैं। और रिन्यूएबल का जो सेकंड है ग्रुप वो है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैसे होते हैं, वो फर्दर डिवाइड होते हैं टू ग्रुप्स में, दैट इज नेचुरल एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे नेचुरल का रिसोर्सेज हो गए हैं। अब हम देखते हैं नेचुरल का नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, एक तो होता है रिसाइकेबल, एक होता है नॉन रिसाइकेबल। सो रिसाइकेबल जो हम रिसाइकिल कर सकते हैं लाइक मेटल्स, और नॉन रिसाइकेबल जो हम रिसाइकिल नहीं कर सकते, वो एक ना एक दिन खत्म हो ही जाना है, वो रिसोर्स एक ना एक दिन खत्म हो जाना है, उसको हम रिसाइकिल नहीं कह सकते, नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं नॉन रिसाइकेबल। लाइक फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स जो है हमारे वो नॉन रिसाइकेबल है, एक ना एक दिन वो खत्म हो जाएंगे। फिर हमारा जो रिसोर्सेज का सेकंड पार्ट है वो है ह्यूमन। ह्यूमन रिसोर्सेज फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड हुआ है, एक तो हो गया स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, एंड सेकंड है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। सो ह्यूमन रिसोर्सेज फर्दर टू टाइप्स के रिसोर्सेज में डिवाइड हुआ है, एक हो गया हमारा स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशन रिसोर्सेज, एंड सेकंड हो गया हमारा क्वांटिटी एंड क्वालिटी रिसोर्सेज। नाउ फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जैसे कि अभी मैंने बताया कि रिसोर्स टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है ऑन द बेसिस ऑफ, पहला है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये हम समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्सेज टू टाइप्स में चेंज हुआ है, एक तो हुआ डिवाइड हुआ है, एक है बायोटिक एंड एक है एबायोटिक। सो बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, fauna, fisheries, livestock, etc. सो बायोटिक कौन रिसोर्सेज कौन से हो गए, जो कि हमारे बायोस्फीयर से मिले हैं, हमारे इन्वायरमेंट से मिले हैं, जो जिसमें लाइफ होती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, फ्लोरा एंड फाउना, ह्यूमन बींग मतलब हम लोग ह्यूमंस, फ्लोरा हो गया हमारा फ्लोरल दैट ट्री हो गया जिसमें प्लांट हो गया, फाउना हो गया हमारा एनिमल्स, एंड फिशरीज तो आपको पता है, लाइव स्टॉक एंड एटसेट्रा। अगेन लाइव स्टॉक मतलब पशु, एनिमल्स एंड एक्सेट्रा। तो ये हमारे कैसे हो गए, ये हमारे बायोटिक रिसोर्सेज हो गए, जो कि हम अपने डेली लाइफ में किसी न किसी तरीके से यूज करते हैं, हम किसी न किसी तरीके से इस पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बायोटिक रिसोर्सेज। नाउ एबायोटिक रिसोर्सेज, तो एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, all those things which are composed of non-living things are called abiotic resources, for example rocks and metals। तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि नॉन लिविंग थिंग से बने होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो कि अजीवित वस्तुओं से बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे कि रॉक्स हो गया, मेटल्स हो गया, क्या इनमें लाइफ होती है, नहीं, क्या ये लाइव होते हैं, नहीं। सो ये क्या है हमारे एबायोटिक रिसोर्सेज, और इनको भी, रॉक्स एंड मेटल्स को भी हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं। सो जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, हम उन पे किसी न किसी तरीके से डिपेंड है अपनी लाइफ के लिए, एंड किसी न किसी तरीके से हम उसको यूज करते हैं। Now, on the basis of exhaustibility, resources are divided into two types, that is रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। ठीक है, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो एक ना एक दिन खत्म हो जाने हैं। ठीक है, तो एक तो होता है हमारा रिन्यूएबल एंड एक होता है हमारा नॉन रिन्यूएबल। सो द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और mechanical processes are known as renewable
और replenishable resources. The renewable resource may further be divided into continuous और flow. ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम दोबारा जिनकी हम दोबारा उपज कर सकते हैं, जिनको हम दोबारा पैदा कर सकते हैं बाय फिजिकली, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से। इसको बोलते हैं हम रिन्यूएबल और रेप्लिनिशेबल रिसोर्सेज। ठीक है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज फर्दर डिवाइड होते हैं कंटिन्यूअस और फ्लो। ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये कभी खत्म नहीं होंगे, ये बार बार रिप्लेस होके रिन्यू होके हमारी लाइफ में आते रहेंगे। इसीलिए इसको फर्दर भी डिवाइड किया गया है कंटिन्यूअस और फ्लो में, जो कि कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस रिसोर्स है, उसको बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा। सो ये जो रिसोर्सेज हैं इनकी लाइफ कैसी है? इनकी लाइफ इन्फिनिटी तक है, मतलब अनंत है। जब तक दुनिया है तब तक ये रिसोर्स रहेंगे ही हमारे साथ। सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया एंड वाइल्ड लाइफ हो गया। ठीक है, तो ये कौन से रिसोर्सेज हैं? ये है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। Now, on the basis of exhaustibility, the second type of resources is non-renewable resources. Non-renewable resources occur over a very long geological time. These resources take millions of years in their formation. Some of the resources, like metals, are recyclable, and some, like fossil fuels, cannot be recycled and get exhausted with their use. For example, minerals and fossil fuels. So, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे जियोलॉजिकल टाइम जो है उसमें बहुत ही पहले से हैं। ठीक है, और these resources take million of years in their formation, और इनको बनाने में, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बनाने में लाखों साल लग जाते हैं। जो रिसोर्सेज जैसे कि मेटल हो गया, मेटल आर रिसाइकेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स। एक तो मेटल हो गया जो कि सम हाउ रिसाइकेबल है, सारे हम रिसाइकल नहीं कर सकते, सम हाउ रिसाइकल कर सकते हैं। एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स अगर हमारे खत्म हो जाएंगे तो हम उनका रिसाइकल नहीं कर सकते हैं एंड उनका यूज भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही हमारे जो मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये कैसे हैं? ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, नाउ हमारा थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ठीक है, तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको ओनरशिप पे डिवाइड किया गया है। कितने टाइप में डिवाइड किया है? एक तो हमारा है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। सो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पहला हम देखते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इंडिविजुअल रिसोर्सेज आर ओन्ड प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स। इन विलेजेस पीपल ओन लैंड्स, whereas in urban areas people own plots, houses and other properties. Example, plantation, pasture lands, ponds, water in wells and etc. ठीक है, तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज को हम इस एक सिंपल वे में भी समझ सकते हैं, बाप का माल। जो हमारा अपना माल होता है ना, हमारा घर, हमारी गाड़ी, लोग का अपना फ्लैट, लोग का विलेजेस में लोग का अपना जो लैंड होता है, अपनी जो जमीन होती है, तो ये आते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज में। ठीक है, और प्लांटेशन, पॉस्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एक्सेट्रा, ये हमारे जो लोगों के अपने जमीन जायदाद जो होते हैं, जैसे कि मैंने बोला बाप का माल, जो अपने बाप का माल होता है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज। ठीक है, नाउ कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज क्या होता है? आर accessible to all the members of the community. For example, grazing grounds, burial grounds,
पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड एटसेट्रा। तो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जिस पे एक कम्युनिटी मेंबर्स जो होते हैं वो उस पे राज करते हैं, ऐसा कह सकते हैं, या वो एक कम्युनिटी मेंबर्स का जो ग्रुप होता है वो उसका टेक केयर करते हैं। जैसे कि पब्लिक पार्क है तो वो सबका है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी है उसका पार्क है तो वो पर्टिकुलर सोसाइटी के सारे मेंबर्स का होगा, और उसके जो कम्युनिटी मेंबर्स होंगे पर्टिकुलर जो उनका जो बनाया जाएगा, ग्रुप बनाया जाएगा कम्युनिटी मेंबर्स का जो कि सोसाइटी का टेक केयर करते हैं। तो वो जो प्रॉपर्टी होगी, पब्लिक पार्क होगा, पिकनिक स्पॉट होगा, तो वो रिसोर्सेज क्या कहलाते हैं? कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज। National resources are owned by a nation or country. All the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and ocean area up to 12 nautical miles, that is 22.2 kilometers from the coast, termed as territorial water, and resources therein belong to the nation. For example, रोड्स, कैनाल्स, रेलवे एटसेट्रा। तो नेशनल रिसोर्सेज क्या हो गए? नेशनल रिसोर्सेज हमारे हो गए एक पर्टिकुलर कंट्री का, जैसे कि इंडिया का ही ले लेते हैं तो इंडिया का रिसोर्सेज हमारा हो जाएगा वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। तो इसको कौन ओन करता है? इसको ऑन करते हैं हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो ये रिसोर्सेज किसके हैं? ये रिसोर्सेज कहलाते हैं नेशनल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल, जो एक ओशियनिक एरिया होता है किसी भी कंट्री का, तो अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब जो वो ओशियन का जो एरिया 12 नॉटिकल माइल्स तक अपना होता है, अपने नेशन का होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल, हमारा इंडिया के जो सी है, ओशन है, उनका जो 12 नॉटिकल माइल्स होता है, अप टू 22.2 किलोमीटर का जो एरिया होता है वो इंडिया का होता है। उसमें दूसरे कंट्री का कोई भी रोल नहीं होता है, वो उसको ओन नहीं कर सकते, वो हमारा होता है, इंडियंस का होता है, जो कि वो किसी भी तरीके से यूज कर सके, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कैसे भी यूज कर सकते हैं, जिसको टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है। एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंग टू द नेशन, और उसके जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे नेशन, हमारे कंट्री का होगा। तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? नेशनल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो रोड्स हो गए, हमारी कंट्री के कैनाल्स हो गए, रेलवेज हो गए, ये सारे हैं नेशनल रिसोर्सेज। इस पे पूरे नेशन का हक होता है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्सेज आर रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। द ओशियनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can utilize these without the concurrence of international institutions. So international इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है। ठीक है। उसमें हर एक कंट्री का जो नीड पूरा किया जाता है उस रिसोर्सेज से, उसको इंटरनेशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यूरेनियम इज अ नीड फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड एज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यूरेनियम जो होता है वो हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज है, जिसको हम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इस तरीके से इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो होता है वो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा रेगुलेट किया जाता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको सर्कुलेट किया जाता है फॉर द नीड ऑफ द पीपल। नाउ next one is, on the basis of the status of development, the types of resources are potential, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज
क्या होते हैं? आर द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। पोटेंशियल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि वो एक पर्टिकुलर रीजन में पाए तो जाते हैं, बट वो इतने ज़्यादा कॉस्टली होते हैं कि हम उसे यूज नहीं कर सकते। वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Rajasthan and Gujarat have enormous potential for the development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. ठीक है, तो राजस्थान और गुजरात है जो, उसमें विंड एंड सोलर एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप की जा सकती है, बट वो इतने ज़्यादा कॉस्टली है कि हम उसे प्रॉपर उस पे वर्क नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज। डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर feasibility. Materials in the environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have the appropriate technology to access these are called stock. For example, hydrogen can be used as a rich source of energy, but we do not have advanced technology to use it. ठीक है, तो डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमने उसको क्वालिटी एंड क्वांटिटी में के बेसिस पे डिटरमाइन तो कर लिया है कि उसको कैसे यूटिलाइज करना है, बट ड्यू टू द लैक ऑफ द टेक्नोलॉजी की कमी से हम उसे यूज नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं उसको हम बोलते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मटेरियल्स हो गए, मटेरियल्स हमारे एनवायरनमेंट में जो है विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड। तो मटेरियल्स हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे हैं जो कि जो कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस। बट ह्यूमन बींग्स में क्या है कि इतनी टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे रिसोर्सेज को बोलते हैं स्टॉक। ऐसे रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं? स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल, हमें ये पता है कि वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, लेकिन हम H2 को O से कैसे अलग करें और हम उसका हाइड्रोजन का यूटिलाइज कैसे करें? हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है वो रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, बट हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हाइड्रोजन को कैसे यूज कर सके। तो ऐसे रिसोर्सेज को बोलते हैं हम डेवलप्ड रिसोर्सेज। नाउ रिजर्व रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिजर्व रिसोर्सेज आर द सबसेट of the stock which can be put into the use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. These can be used for meeting future requirements. For example, water in the dams, forest, etc. is a reserve which can be used in the future. तो रिजर्व्स रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि हम लोगों ने उसको स्टॉक करके रखा हुआ है फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। अगर हमको जब जरूरत पड़ेगी तो हम फ्यूचर में उसको यूज करेंगे। जैसे कि वाटर इन द डैम्स, डैम्स में हम पानी को रखते हैं, फॉरेस्ट को रखते हैं, ये सब हमारे कैसे रिजर्व्स रिसोर्सेज हैं। अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम फ्यूचर में उसको यूज करते हैं या यूज करेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज समझा कि कितने टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं, कैसे कैसे हमारी जिंदगी में उसका यूज है, कैसे नीड है, कैसे हम डिपेंड है। ठीक है,
अब हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये जो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, इनका हम डेवलपमेंट कैसे करते हैं। रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैज लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। तो जब हम रिसोर्सेज का ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा जब हम हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कौन-कौन सी मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि करंट सिचुएशन में क्या हो रहा है कि जब हमने हद से ज़्यादा अति की एनवायरनमेंट में, तो आज हम उसका जो हमारी जो अति का जो परिणाम है, आज हम वो चीज़ भुगत रहे हैं। करंट सिचुएशन जो है, जो कि पूरा वर्ल्ड कोविड-19 से लड़ रहा है, तो इसी तरीके से जो ह्यूमन बीइंग्स जो बिना सोचे समझे हमारा जो एनवायरनमेंट में जो रिसोर्सेज हैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, हुई हैं और होंगी। ठीक है? तो फर्स्ट है हमारा डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सैटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है? तो हमारा एक टाइम पे ऐसा आएगा कि हम अपनी जो हमारी भूख है उसको हम सेटिस्फाई भी नहीं कर पाएंगे और रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज कम हो जाएंगी। ठीक है, जब तक हम कंटिन्यूअस यूज ही कर रहे हैं तो वो क्या मान लेते हैं कि उपज कम हो रही है और हम ज्यादा में उसको यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा एक टाइम पे हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे और हम क्या करेंगे, फिर हमारे पास यूज करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। accumulation of resources in a few hands which in turn divided the society into two segments, that is rich and poor। रिसोर्सेज का जो accumulation है वो रिसोर्सेज का मतलब जो हम इकट्ठा करते हैं, तो क्या आज के टाइम में क्या हो रहा है कि रिच जो पीपल है वो अपने जो नीड की चीजें हैं वो बाय मनी खरीद सकते हैं, जबकि पुअर जो है उनके पास पैसे नहीं है तो वो नहीं खरीद सकते। इस तरीके से हमारी सोसाइटी टू सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, रिच एंड पुअर। तो इस तरीके से एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड, कुछ ही हाथ में आएंगे और कुछ लोग भूखे मरेंगे। तो जो हमारा एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज है उसका एक मेजर प्रॉब्लम ये भी हो सकता है इन फ्यूचर, और अभी हो भी रहा है, हम अपनी करंट सिचुएशन में देख सकते हैं। इट हैज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। हद से ज्यादा हम ट्री कट करते हैं, हद से ज़्यादा फैक्ट्रीज खुल गई हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारे से क्या होता है कि इस सारी चीज़ों से हमारे रिसोर्सेज का जो कंजम्पशन होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होने लगेंगी, ग्लोबल वार्मिंग होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, जो कि आउट ऑफ जो कि हमारे टॉलरेट करने के लायक नहीं होगी। ओजोन लेयर डिप्लीशन होगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से हमारा ये मेजर प्रॉब्लम्स होंगी अगर हम बहुत ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे बिना सोचे समझे। Resource planning is essential for the sustainable existence of all forms of life. Sustainable economical development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of future generations। सो इस तरीके से अगर हम लोग का जो रिसोर्सेज है उसकी ज़्यादा हद से ज़्यादा यूज ना हो, हद से ज़्यादा उसका रिसोर्सेज का वेस्टिंग ना हो, इसलिए हम लोगों ने रिसोर्स प्लानिंग का सोचा। रिसोर्स प्लानिंग का से क्या होगा, रिसोर्स प्लानिंग से होगा कि ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, हर तरह की जो लाइफ होगी उसको एक सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस मिलेगा। सस्टेनेबल मतलब होता है कि मतलब उसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, ना ही एनवायरनमेंट का नुकसान होगा, ना ही ह्यूमन बीइंग का नुकसान होगा, ना ही किसी लिविंग बीइंग का नुकसान होगा। तो
sustainable existence of all forms of life, resource planning is essential. इस तरीके से जो resources का जो planning and development है वो जरूरी हो गया हर एक life की सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए. सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. ऐसा डेवलपमेंट जो कि जिसकी वजह से किसी भी इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो और फ्यूचर जनरेशन के जो ज़रूरतें हैं उसके साथ हमको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग को ज़रूरी समझा गया ऑन द बेसिस ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नाउ देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है, कैसे होती है. Resource planning. In India, there are some regions which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. This calls for balanced resource planning at the national, state, regional, and local levels. So, रिसोर्स प्लानिंग में क्या हुआ, कैसे हुआ कि जैसे कि इंडिया में कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसमें जो रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज वो सफिशिएंट है, ठीक है. वाइल कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे जो जरूरी चीजें, जो वाइटल रिसोर्सेज है वो भी नहीं पूरी हो पाती हैं, वहां पे वाइटल रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है. तो ऐसा ना हो इसलिए रिसोर्स प्लानिंग को किया गया, लाया गया, रिसोर्स प्लानिंग को लाया गया, जिसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल. इस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू जो रिसोर्सेज का जो बैलेंस है, इक्वल बैलेंस है, उसको प्लान किया गया नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स पे, ताकि लोगों की जो नीड्स है वो पूरी हो सके. वहाँ पे जो यहाँ पे जो वाइटल रिसोर्सेज की शॉर्टेज है वो ना हो, इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ी. रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स. रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, जिसमें क्या क्या आता है देखते हैं. पहला तो आता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री. ऑल ओवर द कंट्री हम रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हैं, इन्वेंट करते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हमारी जो लाइफ है, जो फ्यूचर लाइफ है उसके लिए जरूरी है. दिस इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज. इसमें हमारे गवर्नमेंट क्या करता है कि वो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्टेट्स में देखते हैं कहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है, रिसोर्स है जो कि हम स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए. इसमें सर्वेइंग करते हैं, सर्वे करते हैं, मैप करते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करते हैं. क्वालिटेटिव मतलब उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी क्या है. फिर इस तरीके से रिसोर्सेज का पूरा मेजरमेंट करते हैं. नेक्स्ट है स्टेप evolving a planning structure endowed with appropriate technology, skill, and institutional setup for implementing resource development plans. जब resources को अलग अलग स्टेट्स में जान लिया जाता है कि कहाँ पे क्या है, जैसे कि झारखंड में कोल है, ठीक है, वहाँ पे जो कोयले की खान है वो है, और भी जगह ऐसी सारी चीजें रिसोर्सेज हैं. तो जहाँ पहले तो सरकार ने सारा कुछ सर्वे कर लिया, मैप कर लिया, इनका एस्टिमेशन मेजरमेंट कर लिया रिसोर्सेज का. उसके बाद क्या करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, स्किल, इंस्टीट्यूशनल सेटअप करते हैं, जिसमें ये रिसोर्सेज पे काम हो सके. ये रिसोर्सेज को हम अपने पीपल या ह्यूमन बींग्स के नीड में कैसे ला सके, वो सब इसमें देखते हैं. नेक्स्ट है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान.
उसके बाद से हम जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान है उसको ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच करते हैं. Resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. India has made concerted efforts towards achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. So, रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज हमारे डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ओनली व्हेन, जब कर सकते हैं जबकि हम इसको बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से इसको डेवलप करेंगे, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस करेंगे, तब हम अपने जो डेवलपमेंट है, कंट्री का जो डेवलपमेंट है उसमें ये रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ दीज रिसोर्सेज हम अपनी कंट्री में कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं. और इसमें इंडिया ने बहुत सारे एफर्ट्स भी किए हैं. जस्ट आफ्टर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि लॉन्च हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें इसमें इंडिया ने रिसोर्स प्लानिंग में अपना जो गोल है वो अचीव भी किया है. ठीक है. टू ओवरकम irrational consumption and over utilization of resources, resource conservation at various level is important. So resource planning से हमें क्या समझ में आया कि जो ओवर यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का और जो इरेशनल कंजप्शन है रिसोर्सेज का जो कि हम अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं, डे बाय डे कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करना और रिसोर्स कंजर्वेशन करना बहुत ही जरूरी है. नाउ लैंड रिसोर्सेज. लैंड रिसोर्सेज क्या होते हैं? लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस. जो लैंड है, हमारी जो जमीन, हमारा जो भूमि होती है, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है. इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स. ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन लैंड रिसोर्सेज. ठीक है. जैसे कि हमारा वेजिटेशन हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया. हम कहाँ रहते हैं? हम धरती पे ही रहते हैं ना. तो इसके लिए हमें लैंड रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. इंडिया हैज लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, नेमली माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स एज शोन बिलो. तो इंडिया जो है, इंडिया का जो लैंड है वो वैरायटी ऑफ फीचर्स में डिवाइड है. कुछ हमारे लैंड माउंटेन्स में है, कुछ प्लेट्यूज से कवर है, कुछ प्लेन से कवर है, कुछ आइलैंड से कवर है. यहाँ देखते हैं अप्रॉक्स 43% हमारा जो लैंड है, इंडिया का जो लैंड है, वो किससे कवर है? प्लेन से कवर है. अबाउट 30% माउंटेन से कवर है और 27% प्लेट्यूज से कवर है. लैंड अंडर इम्पोर्टेंट रिलीफ फीचर्स. तो ये जो हमारे लैंड है, ये इंडिया का जो लैंड है, ये वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स के अंडर है, जो कि माउंटेन है, प्लेन है, प्लेट्यूज है. नाउ नेक्स्ट, लैंड यूटिलाइजेशन. लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. जो लैंड रिसोर्सेज हैं उनको हम फॉलोइंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं. देखते हैं कौन कौन से हैं. पहला तो फॉरेस्ट हो गया. हाँ, लैंड पे हम फॉरेस्ट अपना जो हमारा जो जंगली एरिया है वो हमारा उस तरीके से हम लैंड रिसोर्सेज को यूज करते हैं. नेक्स्ट है हमारा जो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, बैरन एंड वेस्ट लैंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस. बहुत सारी ऐसी जमीनें हैं जो कि बैरन पड़ी है, बेकार पड़ी है, जहाँ पे हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, उपज नहीं कर सकते अनाजों की. फैलो लैंड्स, other uncultivated lands, net sown area. तो फैलो लैंड्स क्या हो गए हमारे? जो बंजर जमीन होती है जिसपे हम कोई भी उपज नहीं कर सकते फसल की. अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स, ऐसे लैंड्स जो कि अनकल्टिवेटेड है, जो कि बंजर जमीन में कन्वर्ट हो चुके हैं.
नेट सोन एरिया मतलब ऐसे ऐसी एरिया, जो ऐसी पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे एक बार में ही उसको उस पे खेती या कुछ भी उगाया जा सकता है, फिर वो उसके बाद से वो जमीन खराब हो जाती है। तो इतना तो लैंड रिसोर्सेज हमारा जो है वो वेस्ट हो गया। नाउ लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, इंडिया में हम कैसे लैंड को यूज करते हैं। द द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड, ठीक है। तो इंडिया में हम कैसे लैंड को यूज करते देखते हैं। फर्स्ट आता है हमारा फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, ठीक है। तो पहला जो यूज करते हैं लैंड का, वो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फैक्टर। हम देखते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, क्लाइमेट क्या है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, ठीक है, वहाँ का टोपोग्राफी क्या है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल फैक्टर्स हम लैंड यूज करते हैं। नेक्स्ट हम यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स क्या आते हैं, सच इज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस एटसेट्रा, ठीक है। तो इंडिया में जो लैंड यूज किया जाता है दो तरीके, एक तो फिजिकल फैक्टर से देख के यूज किया जाता है, दूसरा ह्यूमन फैक्टर में हम क्या देखते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी क्या है, आसपास फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज क्या है, वहाँ का कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है। तो ये सब देख के इंडिया में लैंड यूज किया जाता है। द डेटा बिलो रिप्रेजेंट्स द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। ये जो डेटा है देखते हैं क्या है, इसमें दिखाया गया है कि इंडिया में कैसे लैंड यूज किया जाता है। जनरल लैंड यूज कैटेगरीज 1960 टू 61, ठीक है। एंड जनरल लैंड यूज कैटेगरी 2014 टू 15। 1960 टू 61 में जो लैंड यूज की जो कैटेगरी थी वो कैसी थी, 46.26% जो था वो हमारा था एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर, सॉरी ये हमारा एक मिनट, ठीक है। तो 1960 टू 61 में देखते हैं ये हमारा 46.26% जो था वो नेट सोन एरिया था, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे हम एक बार ही खेती कर सकते हैं, दोबारा वो लैंड खराब हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 18.11% हमारा फॉरेस्ट था। 18.11% हमारा बैरन एंड अनकल्चरल वेस्ट लैंड था मतलब बंजर जमीन थी जहाँ पे हम कुछ उगा नहीं सकते। 4.95% जो था एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, ऐसा एरिया था जो कि हम एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं कर सकते। 4.71% था हमारा परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, एंड 1.50% एरिया अंडर मिस्क ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स। 6.23% हमारा था कल्चरेबल वेस्ट लैंड। 3.50% fallow other than current fallow। 3.73% हमारा करंट फ्लो फैलो, ठीक है। करंट फैलो मतलब वो जो बंजर जमीन होती है उसको ही बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा ये तो हमारा था अकॉर्डिंग टू 1960-61 कैटेगरी में। अब हम देखते हैं 2014 और 15 में क्या चेंजेस हुआ, ठीक है। तो टू 2014-15 में चेंजेस हुआ कि हमारा जो फॉरेस्ट एरिया था वो थोड़ा सा बढ़ गया, और बैरन लैंड में भी कमी आई। एरिया अंडर नॉन कल्चरल एग्रीकल्चर यूजेस ये बढ़ गया हमारा। परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड जो था वो भी कम हुआ, एंड एरिया अंडर मिक्स्ड ट्री क्रॉप्स ये भी कम हो गया। कल्चरल एंड वेस्ट लैंड ये भी कम हुआ। फैलो अदर देन करेंट फैलो ये थोड़ा सा बढ़ा, एंड करेंट फैलो ये भी बढ़ गया।
एंड नेट सोन एरिया भी घट गया। तो ये हमारे लैंड यूज करने की जो कैटेगरी जो क्राइटेरिया है इंडिया में, इस तरीके से चेंजेस हुआ फ्रॉम 1960 टू 2015। ठीक है। नाउ वेस्टलैंड क्या होता है? वेस्टलैंड इज द लैंड पुट टू अदर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस which include rocky, arid and desert areas, roads, railways, industry, etc. Continuous use of land over a long period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it has resulted in land degradation. So वेस्टलैंड क्या होता है? वेस्टलैंड ऐसा लैंड होता है, ऐसी जमीन होती है जो कि नॉन एग्रीकल्चरल के लिए में यूज आती है। ऐसी जगह होती है जो कि रॉकी होती है, सूखी जमीन होती है, पथरीली जमीन होती है, जिसको हम एग्रीकल्चर में यूज नहीं कर सकते। वहां पे हम क्या बनाते हैं? रोड्स बनाते हैं, रेलवेज बनाते हैं, इंडस्ट्री बनाते हैं। अगर हम कंटिन्यूअस किसी भी लैंड को ऐसे यूज करते रहे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग एनी अप्रोप्रिएट मेजर्स टू कंजर्व, विदाउट मतलब हम उसको लैंड को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम उस पर कोई भी मेजर्स नहीं लेते हैं, कोई भी उपाय नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? हमारा जो लैंड होता है, लैंड का डिग्रेडेशन हो जाता है। आगे देखते हैं लैंड डिग्रेडेशन क्या होते हैं एंड कंजर्वेशन मेजर्स क्या होते हैं। सो ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वेरिंग have contributed significantly to land degradation। जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं, जो कि हम करते हैं, जैसे इंडस्ट्री लगाने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, ओवरग्रेजिंग होती है, माइनिंग होती है, क्वेरिंग होती है, तो ये इस वजह से क्या होता है? हमारा लैंड डिग्रेडेशन होता है, लैंड हमारा बिल्कुल ही खराब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। माइनिंग साइट्स लीव डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ बर्डनिंग द लैंड। सो जो माइनिंग साइट्स होते हैं, जहाँ पे हम खुदाई करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? वो लैंड में डीप स्कार्स, मतलब ऐसे गड्ढे गहरे गहरे गड्ढे छोड़ देते हैं, ट्रेसेस छोड़ देते हैं ऑफ ओवरबर्डनिंग द लैंड, जिसमें दिखाता है कि लैंड का ओवरबर्डनिंग हुआ है। इन recent years, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country। हाल ही के जो साल हैं, जो अप्रोक्स 10 ईयर्स ले लीजिए आप, 10 ईयर्स जो एगो से जो है, 10 ईयर्स से जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से हमारे जो लैंड है वो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। और साथ ही साथ जो इंडस्ट्री से जो गंदगी निकलती है, उससे हमारा जो कंट्री के बहुत सारे रीजन में वाटर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। Some of the ways through which we can solve the problems of land degradation are। यहाँ पे कुछ ऐसे तरीके दिए गए हैं जिससे हम लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्या है। तो पहला तो है एफॉरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना, जिसमें और उनका जो ग्रेजिंग होता है, जो एनिमल्स के द्वारा जो वो चारा खाया जाता है, जो एनिमल्स खाते हैं ट्रीज को, प्लांट्स को, उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। सेकंड वे जो है वो है प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स। सो ऐसे हमें शेल्टर बेल्ट्स बनाने चाहिए प्लांट्स का प्रॉपर मैनेज करके, जिसकी वजह से हमारा जो लोग आते हैं उसको ट्रीज को, प्लांट को हार्म करते हैं आंख बंद करके, वो नहीं होगा। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोविंग थॉर्नी बुशेस। जो सैंड ड्यून्स होते हैं, जो रेत के जो टीले होते हैं, उनको
उनको बनाना चाहिए पेड़ के आगे, और उनके आगे थॉर्नी बुशेस लगाने, मतलब कांटेदार पेड़ लगाने चाहिए, कांटेदार झाड़ लगाने चाहिए, जिससे जो जानवर होते हैं या जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इजीली प्लांट को या ट्री को कट ना कर सके, उसको हार्म ना पहुंचा सके। प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, जो वेस्टलैंड्स हैं उनको ऐसे ही छोड़ा ना जाए, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, उनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमें कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। जो माइनिंग एक्टिविटीज जो माइनिंग एक्टिविटीज, जो खुदाई की जो एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करना चाहिए, बिना मतलब का उसको किसी भी लैंड को खोदने नहीं देना चाहिए। उससे क्या होता है, हम अपने लैंड डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस एंड वेस्टेज आफ्टर ट्रीटमेंट। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज निकलते हैं उनका प्रॉपर डिस्चार्ज, उनको एक ऐसी जगह पे फेंकना चाहिए, ऐसी जगह पे डिस्पोज करना चाहिए जहाँ से वो किसी वाटर बॉडी के कांटेक्ट में ना आए और वाटर बॉडी को पॉल्यूट ना करे। तो इस तरीके से हम अपने लैंड डिग्रेडेशन को बचा सकते हैं, अपने लैंड को बचा सकते हैं। तो ये यहाँ पे चैप्टर ओवर होता है। आज हम लोगों ने पढ़ा रिसोर्सेज, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, उनका डेवलपमेंट कैसे करते हैं, उनको उनका प्लानिंग से क्या क्या फायदे हैं, कैसे जो रिसोर्सेज है हमारे आसपास उनको कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो और हेल्पफुल लगा तो प्लीज like and comment and subscribe my channel for further videos, and also please share with your friends, and ठीक है, and और इसको हमने जैसे कि बताया कि हमें एग्जाम्स के लिए हर चीज को समझना है, रटना नहीं है। इसी तरीके से जैसे कि मैंने ये लेसन समझाया, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। मैं फर्दर वीडियोस में भी ऐसे ही लेसन्स को समझाऊंगी, और भी जो आपको लेसन को जो एक्सप्लेनेशन चाहिए विद प्रॉपर नोट्स, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो ऑन माई यूट्यूब चैनल विजय स्टडी वे क्लासेस। थैंक यू सो मच।